दोस्तों नमस्कार। आज हम एक सूचकांक पर चर्चा करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, अपनी नोटबुक और पेन उठाइए, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख दीजिए, कुछ दो चार शब्द जरूर लिख लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये अखबारों में जब भी ये रिपोर्ट प्रकाशित या सूचकांक प्रकाशित होता है ईयरली, तो काफ़ी चर्चा का विषय बनता है। इसलिए हम आज थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस सूचकांक की शुरुआत 1990 में हुई। 90 से अब तक लगातार सूचकांक प्रकाशित हो रहा है। यूएनडीपी नामक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो इसको प्रकाशित करती है। यूएनडीपी ने महबूब उल हक नाम के बड़े अर्थशास्त्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को यह काम सौंपा था कि विश्व के जो सारे देश हैं विकास के किस स्तर पर हैं, इसके लिए कोई पैमाना निर्धारित कीजिए आप। तो क्या उससे पहले कोई था? नहीं, उससे पहले भी था। विकास के किस स्तर पे है, लेकिन उसको मापने का एकमात्र आधार था कि जीडीपी, उस देश की जीडीपी कितनी बड़ी है। इस आधार पर यह माना जाता था कि यह देश विकसित है या अविकसित है। लेकिन महबूब उल हक के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने विकास के इस पैमाने को थोड़ा सा व्यापक आधार दिया। उन्होंने जीडीपी के साथ साथ लाइफ और एजुकेशन को भी इस पैमाने में शामिल किया। इन पर कैपिटा इनकम पहला इसका जो इंडिकेटर था, जो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो इंडिकेटर लिया जाता है वो है पर कैपिटा इनकम। यानी उस देश की जीडीपी कितनी बड़ी है और उस देश की जनसंख्या कितनी है, इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करके आप प्रति व्यक्ति आय का पता कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर था लाइफ। लाइफ का मतलब उस देश के लोग कितना लंबा खुशहाल जीवन जीते हैं, यानी जीवन की लंबाई, दूसरा इंडिकेटर। तीसरा इंडिकेटर उन्होंने शामिल किया कि वहां के लोग अपने जीवन काल में, उस देश के नागरिक अपने जीवन काल में औपचारिक रूप से कितने साल तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह तीसरा इंडिकेटर। यह तीसरा इंडिकेटर लेने के पीछे जो मौलिक या मूलभूत उद्देश्य ये था कि शिक्षा से व्यक्ति में समझ बढ़ती है, रचनात्मकता आती है, विकल्पों का चुनाव करने में वो सक्षम बनता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है और सही और उचित विकल्प का चुनाव करता है अपने जीवन में। इसलिए इन्होंने तीसरा इंडिकेटर लिया, लाइफ। इन तीनों इंडिकेटरों को मिलाकर और एक विकास की एक रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होती है। 1990 से लगातार प्रकाशित हो रही है। यह सूचकांक बनाने के पीछे जो दूसरा उद्देश्य यह था कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि और वहां की मानव प्रगति, क्या दोनों समानांतर चल रही हैं? क्या दोनों में कोई ऐसा विरोधाभास तो नहीं है? यह तो नहीं है कि उस देश में आर्थिक वृद्धि तो हो रही हो लेकिन मानवीय प्रगति रुकी हुई हो, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी कम हो, लोगों को एजुकेशन भी नहीं दे रहे हो और केवल जीडीपी को बढ़ाने पे ये फुल फोकस किया जा रहा हो। तो यही समझने का प्रयास है कि देशों का विकास का जो स्तर है वो इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखा जाएगा, न कि केवल एक आर्थिक वृद्धि को ही विकास का आधार माना जाएगा। इसलिए मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के जो सारे देश हैं उनको 4 समूह में बांटा गया है। एक जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नेशंस हैं। दूसरे हैं वेरी हाई डेवलप्ड, जैसे अमेरिका और कनाडा को वेरी हाई डेवलप्ड, दूसरे हाईली डेवलप्ड, तीसरे मीडियम डेवलप्ड और चौथे लो डेवलप्ड। इन 4 समूहों में संपूर्ण देशों को उनका जो सूचकांक है उसके आधार पर बांटा जाता है। आप किसी किताब को खोल के थोड़ा सा देखेंगे तो ये सूचकांक में भारत इस समय किस स्तर पर है, अमेरिका कौन से स्तर पे है या किस समूह में है, पाकिस्तान किस समूह में है, श्रीलंका किस समूह में है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन ये पैमाना व्यापक है। व्यापक होने के बावजूद भी इसकी आलोचना की जाती है कि इस पैमाने ने बहुत सारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे जो और पहलू हैं उनको पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। अब वो कौन कौन से पहलू हैं जो मैंने पढ़ा और समझा वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला है रूरल और अर्बन, ये डिवाइड कितना है। यानी हो सकता है कि अर्बन पॉपुलेशन की इनकम 100 रुपए पर डे हो और रूरल जो
लोग हैं उनका पर डे 10 रुपए हो, डिफरेंसेस ज्यादा है लेकिन एवरेज तो अच्छे जगह आ जाता है। तो ये डिफरेंस कितना है, इसको पूरी तरह अवॉइड कर दिया, उपेक्षित कर दिया। तीसरा, वो देश मान लो हाईली या मीडियम लेवल या लो लेवल किसी भी लेवल पे है, लेकिन इस सूचकांक के माध्यम से हम ये पता नहीं कर सकते कि उस देश के मेल और फीमेल के बीच में इनकम में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और एजुकेशन में। भारत में भी आप देखो पहले, अब तो फिर भी अच्छी स्थितियां आ गई हैं, लेकिन पहले महिला साक्षरता दर कितनी थी, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। आज भी ऐसे देश होंगे, बहुत ऐसे कम देश हैं जहां ये जो गैप है वो कम चौड़ा, यानी कोई गैप ही नहीं है दोनों में, इनकम में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और एजुकेशन में। तीसरा जो पहलू उपेक्षित हो जाता है इस सूचकांक में, वो पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी किसी को वोट देने का ही राइट नहीं हो, मान लो ऑटोक्रेटिक रूल आ गया हो, विकसित देश हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो, तो ये पहलू भी पूर्णतया इस सूचकांक में उपेक्षित रहता है। चौथा, इस आर्थिक वृद्धि के कारण मान लो आपने जीवन प्रत्याशा भी बढ़ा ली, क्योंकि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अच्छी कर ली, एजुकेशन के औपचारिक साल भी बढ़ा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी कर दी, लेकिन हो सकता है कि इस आर्थिक वृद्धि के चक्कर में हम एनवायरनमेंट को भूल गए। तो ये जो HDI है ये एनवायरनमेंट की भी उपेक्षा करती है कि इस विकास या मानव विकास का जो उच्च स्तर जिस देश ने प्राप्त कर लिया है उसने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक को अगर सीधे और सरल शब्दों में समझना चाहें तो मैंने कुछ यहां बोलने का, चर्चा करने का प्रयास किया है, आशा आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप ये पता करना कि मानव विकास को जानने के लिए क्या कोई और भी सूचकांक हैं जो इस समय विश्व में या किसी देश में प्रचलित हैं। दूसरा, भारत मानव विकास सूचकांक के इन जो 4 समूह बनाए गए हैं देशों के, इसमें किस समूह में है और क्यों है। तीसरा, कि भारत का जो मानव विकास के जो उच्चतर समूह है, मानव विकास सूचकांक के स्तर पे जो हाईली और वेरी हाईली डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उनके समूह में शामिल होने के लिए भारत को भविष्य में या वर्तमान में क्या करना चाहिए, ताकि इस देश के लोग खुशहाल जिंदगी जी सकें, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी बनाए रख सकें, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख सकें, और ये रूरल अर्बन और मेल फीमेल का डिवाइड है ये भी कम हो सके। धन्यवाद, आज इतना ही, नमस्कार, चलते हैं।